हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सोहेल फ्रॉम स्टिकी रिकॉर्ड। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपनी एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना सीख जाएंगे कि आप अपनी एक वेबसाइट खुद डेवलप कर सकते हैं, अपनी एक बेसिक वेबसाइट खुद बना सकते हैं। आपको अब किसी वेब डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं अपनी वेबसाइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और जिन बहन भाइयों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं अपना वर्डप्रेस का जो ओवरव्यू है थोड़ा सा वो ले लेते हैं, इंट्रो ले लेते हैं कि वर्डप्रेस बेसिकली है क्या चीज़, हम वर्डप्रेस क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस एक तरह से कंप्लीट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हम कहते हैं CMS है। तो ये हमें ये फ़ायदा देता है CMS के, ये हमें एक डैशबोर्ड दे देता है, डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज करते हैं एक डैशबोर्ड के थ्रू। डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास एक साइड बार आ जाता है जिसके अंदर मल्टीपल मेन्यूज़ होते हैं जहाँ से हम अपनी पूरी वेबसाइट मैनेज करते हैं। हमें किसी फाइल के अंदर या कहीं कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम एक डैशबोर्ड में रहते हुए अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है कि वर्डप्रेस के बेनिफिट्स क्या हैं, वर्डप्रेस हम क्यों यूज़ करें। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि वर्डप्रेस हमारे पास आ जाता है कि वर्डप्रेस फ्री है, बिल्कुल इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, हमें कोई कुछ पे नहीं करना पड़ता वर्डप्रेस के लिए। इसकी बेसिक वेबसाइट अगर हम बना रहे हैं तो हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं सर। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है दूसरा इसका बेनिफिट आ जाता है वो आ जाता है कि एडिंग वेबसाइट कंटेंट इज़ वेरी इजी एंड फास्ट। अगर हम इसके अंदर अपनी वेबसाइट में कंटेंट ऐड करते हैं या अपडेट करते हैं तो वो बहुत इजी है। हम कोई पेज क्रिएट करना चाहें या एडिट करना चाहें या उस पेज के अंदर हम कोई कंटेंट ऐड करना चाहें या कोई ब्लॉग ऐड करना चाहें तो वो बहुत इजी है। वो हम आगे देखेंगे चल के वीडियो के अंदर कि हम कैसे कोई भी पेज क्रिएट करते हैं बहुत इजीली और उसका कंटेंट हम कैसे चेंज करते हैं, बहुत इजी है और बहुत जल्दी भी हो जाता है ये काम। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो है इसकी अपडेट्स के बारे में। वर्डप्रेस की एक अच्छी बात ये है, एक इसकी ब्यूटी ये है कि इसकी अपडेट्स जल्द से जल्द आती रहती हैं, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो कुछ भी ऐसे बग्स आते हैं या कोई इशू आते हैं तो जल्द से जल्द रिजॉल्व करता है और हमारे लिए एक नए नए फीचर्स लेकर आता है वर्डप्रेस जो इसकी अपडेट की सूरत में आते हैं और हम इसे अपडेट ईजीली कर सकते हैं। ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि हम वर्डप्रेस की अगर कोई न्यू अपडेट आए तो हम उसे अपडेट कैसे करते हैं। इसके बाद हमारे पास वर्डप्रेस का एक अच्छा जो है बेनिफिट वो ये है, लास्ट एंड अच्छा बेनिफिट हमारे पास ये है कि हमारे पास आ जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या काम करते हैं, प्लगइन्स ये काम करते हैं कि यहाँ पर अगर हमें वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, कोई एडिशनल चीज़, कोई फंक्शनल चीज़ रिक्वायर्ड है तो वो हम प्लगइन्स को यूज़ करते हुए उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसे यूज़ करते हुए प्लगइन्स के थ्रू उसे उस पूरी रिक्वायरमेंट को हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कैसे करते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो मैनुअली वर्डप्रेस डाउनलोड करने का और उसके इंस्टॉलेशन का तरीका बताऊंगा और दूसरा लारागुन के थ्रू बताऊंगा। सबसे पहले मैं आ जाता हूं, आपको बता देता हूं लारागुन के थ्रू कि हम लारागुन के थ्रू वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी, अपनी लारागुन वाली वीडियो में भी बताया था कि वर्डप्रेस लारागुन के थ्रू हम कोई भी प्रोजेक्ट कितना ईजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले चले जाते हैं लारागुन ओपन करते हैं। लारागुन ओपन हो गया हमारा। लारागुन ओपन होने के बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट ऑल करना ज़रूरी है ताकि हमारा सर्वर रन करेगा, लोकल सर्वर, तो उसके बाद ही हमें कोई ना कोई ये आउटपुट देगा। मेन्यूज़ में जाना है हमने, थर्ड नंबर पर हमारे पास आ रहा है क्विक ऐप्स। हमने सीधा जाना है यहाँ पर वर्डप्रेस पर क्लिक करना है। अभी हमसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है। हमने सिंपल इसे दे देना है स्टिकी कोड
देन आपने ओके करना है। ओके करने के बाद ये खुद से ही वर्डप्रेस इंस्टॉल वो कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है फाइल और उसकी इंस्टॉलेशन कर रहा है। ये मेरे पास आ गया वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। अब ये आ चुका है कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम कहते हैं। यहाँ से हम कॉन्फ़िगर करेंगे, अपने वर्डप्रेस को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज जो हम वेबसाइट बनाने वाले हैं या जो करने वाले हैं वो तो हम देख लें ताकि आपको पता तो चले हम करने क्या जा रहे हैं। तो हम सिंपल जाते हैं ये इस वेबसाइट में। ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट आज हम बनाने वाले हैं कंप्लीट। वेबसाइट आप देख लें, ये कंप्लीट वेबसाइट आज हम इस वीडियो में बनाएंगे और वो देखते हैं कि हम कैसे जल्दी जल्दी ये पूरा पेज कंप्लीट करते हैं और बनाते हैं। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के पास। वर्डप्रेस हम कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में करते हैं, लेकिन हम एक और तरीका देख लेते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का कि मैन्युअली हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। हम सिंपल जाते हैं अपने लारागुन के पास या हमारे लोकल सर्वर है, हमारा लोकल सर्वर के फोल्डर में चले जाते हैं। इस पर रूट पर क्लिक करना है, हमारा यहाँ पर आ गया फोल्डर आ गया। यहाँ पर हमने क्रिएट करना है एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देंगे टेस्टिंग। टेस्टिंग फोल्डर हमने क्रिएट कर दिया। ओके, ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई और फोल्डर क्रिएट करें। इसका रख देता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट। ये फर्स्ट वेबसाइट। अब मैं आऊँगा अपने लारागुन के पास, लारागुन को रीलोड करूँगा क्योंकि मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है। अब ये देखें माय फर्स्ट वेबसाइट डॉट टेस्ट लिखना है तो ये वेबसाइट हमारे पास रन कर जाएगी। हमारे पास इसका एक लोकल सर्वर क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है getwordpress.com। यहाँ से हम वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे। पहले तो ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है getwordpress.com। wordpress.org यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। नीचे हम आ जाते हैं या हम यहीं से देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है गेट वर्डप्रेस। हमने यहाँ जाना है और सिंपल नीचे आकर डाउनलोड वर्डप्रेस कर देना है। ये हमारे पास एक जिप फाइल डाउनलोड हो रही है, 19.3 MB की फाइल है। इसे हम डाउनलोड होने देते हैं। ये कंप्लीट हो जाए तो हम देखते हैं कि हम इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। हम दोबारा अपने फोल्डर में चले जाते हैं। फोल्डर में आके हमने यहाँ पर जो हमने डाउनलोड की है फाइल वो हमें यहाँ रखनी है। पहले तो हमको यहाँ रख लेते हैं। अब ये देखें स्टिकी कोड जो हमने अभी एक लोकल सर्वर क्रिएट किया है, बनाया है, उसके अंदर ये फाइल सारी वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं, कोर फाइल्स होती हैं, वो खुद ब खुद आ गई। हमने कोई फाइल इसके अंदर ऐड नहीं की, ना डाउनलोड की। ये लारागुन ने खुद ही किया। ये लारागुन की ब्यूटी है, लारागुन खुद ही सब कुछ कर लेता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह हमारे पास फाइल डाउनलोड हो चुकी है। हम जाते हैं डाउनलोड्स में, इस वर्डप्रेस की फ़ाइल को उठाते हैं, वहाँ से हमने कट कर दिया, यहाँ के पेस्ट करते हैं। देन हमने क्या करना है, ये हमारे पास वर्डप्रेस सिंपल हमने अपने फोल्डर में जाना है, माय फर्स्ट वेबसाइट, यहाँ जाकर पेस्ट कर देना है। यहाँ जाकर पेस्ट करने के बाद हमने कर देना है एक्सट्रैक्ट हियर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर वर्डप्रेस की फाइल्स क्या हो गई, एक्सट्रैक्ट हो गई। इसे हम डिलीट कर देंगे। वर्डप्रेस ओपन करना है, इन सारी फाइल्स को हम क्या करेंगे, फोल्डर के अंदर रख देंगे हमारे। ये हमारे पास सारी वर्डप्रेस की फाइल्स आ चुकी हैं।
अब हम देखते हैं, हमने वर्डप्रेस तो अपने फोल्डर में रख दिया। ये मैन्युअली तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, मैन्युअली कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब हम दोबारा से चलते हैं, हमने जो एक लोकल सर्वर क्रिएट किया था, लोकल सर्वर बनाया था डोमेन माय फर्स्ट वेबसाइट डॉट टेस्ट, इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिएगा कि हमारे पास वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। मतलब कि हमने अपना मैन्युअली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। ये आपने देखा कि हमारे पास आ चुका है ये। इसलिए हमने क्या किया, लोकल सर्वर पर हमने मैन्युअली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। तो हम इसे बंद कर देंगे, हम इसके थ्रू नहीं जा रहे, इसे भी हम हटा देंगे। सिंपल हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर दी। इसके बाद सबसे पहले हमारे पास वेलकम कर रहा है, हमें वेलकम इन्फॉर्मेशन नीडेड, जो इसे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमसे लेगा इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल साइट का नाम हमसे पूछ रहा है कि साइट का नाम, वेबसाइट का नाम क्या है आपकी। हमने इसे सिंपल बता दिया, मेरे जो ब्रांड है या जो वेबसाइट है उसका नाम है स्टिकी कोड, और यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है ताकि हम डैशबोर्ड पे कोई और हमारा जो है सेफ रहे, ताकि कोई और एक्सेस ना कर सके उसे। तो हम सिंपल रखते हैं एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड हमें एडमिन नहीं रखना, एडमिन आप भी नहीं रखिएगा वरना कोई ना कोई हैक कर लेगा। आपने सिंपल कोई और चीज़ रखना है, एडमिन @123 मीन्स जस्ट आपने एडमिन नहीं रखना, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड कर देना है। इसके बाद हम आते हैं कंफर्म पासवर्ड। वो कह रहा है आपका पासवर्ड वीक है, क्या आप श्योर हैं इस बात से? मैंने कहा जी कंफर्म। योर ईमेल, ये आपसे ईमेल मांग रहा है, आपने अपनी कोई भी ईमेल दे देनी है जो आपके यूज़ में हो। मैं अभी सिंपल इसे डमी ईमेल दे देता हूँ info@, लेकिन आपने ये नहीं करना, @gmail.com। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्च इंजन विजिबिलिटी। सर्च इंजन विजिबिलिटी में ये कर देता है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अभी हमें गूगल में इंडेक्स नहीं करवानी है अपनी साइट। अगर इसे चेक नहीं करते तो गूगल पर हमारी वेबसाइट क्या हो जाती है, इंडेक्स हो जाती है। तो हम अभी इसे डिस्करेज कर देते हैं, अभी हमने नहीं करवानी इंडेक्स, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है। तो इस पर हम चेक लगा देंगे। इंस्टॉल वर्डप्रेस करना है हमने। ये हमारे पास लॉगिन का पेज ओपन हो चुका है। अब हम इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन जो हमने आईडी पासवर्ड रखा था एडमिन, पासवर्ड हमने एडमिन @123, देन हमने क्या करना है, लॉगिन करना है। अब हमारे पास एक खूबसूरत सा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। मीन्स कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। हमारे पास वेबसाइट स्टार्ट करने का जो डैशबोर्ड था वो हमें प्रोवाइड हो चुका है। अब हम अपना काम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में आप देख रहे हैं कि साइड बार आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि पूरा कंटेंट मैनेज करता है अपने डैशबोर्ड से। तो हम ज़रा सा डैशबोर्ड में भी देख लेते हैं, इस डैशबोर्ड में ऐसा है क्या जो कि पूरी वेबसाइट को ये यहाँ से मैनेज कर रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, मैंने आपको अपडेट्स का बताया था कि अगर हमारे पास कोई अपडेट्स आती है, वर्डप्रेस की कोई अपडेट आती है तो हमें अपडेट यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। अभी जो हमारा वर्जन चल रहा है 5.9.1 ही चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन ही है, तो हमें री इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इनफ है। इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट में। पोस्ट हमारे पास जो दिख रही है वो है ऑल पोस्ट। पोस्ट मीन हमारे आर्टिकल्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, जो भी हम आर्टिकल्स या ब्लॉग्स ऐड करेंगे वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आ गया मीडिया। मीडिया हमारी वेबसाइट की जो भी इमेजेस होंगी, जो भी फाइल्स होंगी, वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे मीडिया में। पेजेस तो आपको इजीली समझ आ ही रहा होगा कि पेजेस का क्या है। पेजेस हमारे वेबसाइट के जितने भी पेजेस होंगे, जो भी पेजेस हम ऐड करेंगे वो हम यहाँ से ऐड करेंगे और अपडेट करेंगे उन पेजेस में। हमारे पास सारे पेजेस वहाँ शो हो जाएंगे। मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ ऑल पेजेस में। अभी बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हमें 2 पेजेस देता है, एक प्राइवेसी पॉलिसी और एक सैम्पल पेज। तो इसे हम फिलहाल रहने देते हैं। अगर हमें कोई पेज न्यू ऐड करना है तो हम यहाँ से जाकर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कमेंट्स का एक हमारे पास मेन्यू आ जाता है साइड बार के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास जो कमेंट्स होते हैं वो हमारी किसी भी पोस्ट या हमारे किसी भी ब्लॉग या हमारे किसी भी पेज पर किए गए कमेंट यहाँ पर शो होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक वो है मेन्यू है, वो है अपीयरेंस का। ये एक बहुत अच्छा मेन्यू है जो हमारे ज़्यादा काम में आता है। इसे हम देखते हैं। या यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं सबसे पहले थीम्स।
इस अपीयरेंस के अंदर हमारे पास आ जाती है थीम्स। इसका मकसद ये है कि हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है अपीयरेंस। ये हमारी जो अपीयरेंस है पूरी वेबसाइट की लुक एंड फील है वो हम यहाँ से मैनेज करते हैं। थीम्स आ जाती हैं, थीम्स हम मल्टीपल थीम्स आती हैं, थीम इंस्टॉल करते हैं जिससे हमें हमारी वेबसाइट की लुक एंड फील चेंज हो जाती है, या अगर हम अपडेट करना चाहें अपडेट कर लेते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था प्लगइन्स हम क्यों यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस के बेनिफिट्स में आ जाता है कि इसमें एक हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मेन्यू में प्लगइन्स, कि अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करवानी है या कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करवाना है तो वो हम प्लगइन्स के थ्रू ऐड करवा सकते हैं। ये हमारे पास यूज़र आ जाते हैं, जो भी हम यूज़र ऐड करेंगे या तो हमारी रजिस्टर होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद टूल्स आ जाते हैं। टूल्स वर्डप्रेस हमें अपने टूल्स देता है, अवेलेबल टूल्स इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साइट हेल्थ बता देता है ये हमें यहाँ से। एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, अब यूज़र का जो पर्सनल डेटा होता है वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अच्छा, थीम फाइल एडिटर, हमारी जो थीम है वो हमें एक सिंपल वर्ड लग रहा है थीम, लेकिन इस थीम के पीछे जो काम हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा काम हुआ होता है। उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो कि इस थीम को हमें फ्रंट एंड पर नज़र आ रही होती हैं। इस थीम की फाइल्स के अंदर तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा अभी फ़िलहाल ये मकसद नहीं है थीम की फाइल्स के अंदर जाना, क्योंकि अब हम इतने एडवांस लेवल पे नहीं आए कि हम इन थीम की फाइल्स में जा सकें। इसी तरह प्लगइन्स की फ़ाइल के अंदर भी एडिट वगैरह हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं करेंगे। इसी तरह हम आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है सेटिंग्स। वर्डप्रेस की सेटिंग्स आ जाती हैं, ये पूरी डैशबोर्ड की एक तरह से सेटिंग है, पूरी वेबसाइट की सेटिंग्स हम यहाँ से देखते हैं। जनरल में चले जाते हैं। जनरल में हमारे पास सबसे पहले हमारा साइट टाइटल आ जाता है, जहाँ से हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट या अपने ब्रांड का टाइटल दे देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आ जाती है हमारे ब्रांड या वेबसाइट की टैगलाइन आ जाती है। फ़िलहाल तो हमारे पास आ रही है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। फ़िलहाल हमारे पास कोई टैगलाइन नहीं है, तो अभी फ़िलहाल हम इसे रिमूव कर देते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन की ईमेल एड्रेस आ गई। इसके बाद मेंबरशिप में हमसे पूछ रहा है एनीवन कैन रजिस्टर। अगर कोई भी न्यू यूज़र आता है तो वो इजीली रजिस्टर का ऑप्शन उसके लिए हम इनेबल करें या ना करें। फ़िलहाल हमें नहीं करवाना कोई भी, तो हम इसे चेक नहीं लगाएंगे। इसी तरह न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल आ जाता है। कोई अगर न्यू यूज़र हमारे पास आता है, ऐड होता है, तो वो एज आ क्या ऐड हो, एज आ सब्सक्राइबर ऐड हो, कंट्रीब्यूटर ऐड हो, ऑथर ऐड हो या एडमिनिस्ट्रेटर ऐड हो। अभी हम एज आ सब्सक्राइबर यूज़र रहने देते हैं। इसी तरह साइट लैंग्वेज आ गई, टाइम जोन आ जाता है, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, वीक स्टार्ट जोन के दिन हमारा कब से स्टार्ट हो, ये आ जाता है। जो भी चेंजेस आपने करनी है यहाँ से करने के बाद आपने क्या करना है, सेव चेंजेस कर देनी है। इसके बाद आपने जाना है राइटिंग में। राइटिंग में हमारे पास सिंपल कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, अगर हम पोस्ट या ब्लॉग्स की कोई एक कैटेगरी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल ब्लॉग्स हैं, लेकिन मल्टीपल ब्लॉग्स मेरे हैं कोई लाइफ स्टाइल के हैं, कोई जिम से रिलेटेड हैं, कोई एक्सरसाइज से रिलेटेड है, कुछ इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं, कुछ फूड से रिलेटेड हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो कैटेगराइज्ड हो जाएं। फूड के जो ब्लॉग्स हैं वो फूड में चले जाएं, जो लाइफ स्टाइल के ब्लॉग्स हैं वो लाइफ स्टाइल में चले जाएं। इसी तरह मैं इस सेटिंग में मुझसे ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं कोई भी न्यू ब्लॉग ऐड करूं, जैसे कि अगर आपकी प्रेफरेंस कोई एक ब्लॉग है, जैसे कि आप लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं डेली बेसिस पे, तो आप यहाँ पर आके अपनी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है वो लाइफ स्टाइल है, ताकि आपको हर दफ़ा उसे चेक ना लगाना पड़े। इसलिए हम यहाँ से कैटेगरी, फ़िलहाल हमारे पास अनकैटेगराइज एक ही कैटेगरी है, तो हम किसी पर चेक नहीं लगाएंगे, इसी को रहने देंगे। इसी तरह डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट आ जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म रहने में हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। हम पोस्ट ईमेल के थ्रू भी पोस्ट कर सकते हैं अपने WP वेबसाइट में। इसी तरह हमने किया, सेव चेंज करके आपने बैक चले जाना है। इसी तरह हमारे पास रीडिंग आ जाता है सेटिंग्स में। योर होम पेज डिस्प्लेस, हमारा जो होम पेज है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा होम URL है, इस पर हमारा कौन सा पेज डिस्प्ले हो, तो हमने कह दिया हमारा जो पेज डिस्प्ले हो वो होम पेज सैम्पल पेज डिस्प्ले हो जाए। पोस्ट पेज अभी हमने बनाया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर चेक नहीं करवाएंगे। हमारा वैसे पोस्ट पेज ब्लॉग का पेज आ जाता है, आर्टिकल्स का पेज आ जाता है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने बनाया नहीं है, तो हम अभी फ़िलहाल इसे रहने देते हैं। ब्लॉग्स पेजेस शो एट मोस्ट, ब्लॉग के पेज पे कितने पोस्ट
मैक्स शो हो जाए, हमारे पास 10 ब्लॉक शो हो जाए, सिंडिकेशन फीड शो द मोस्ट रिसेंट। ये हम जब RSS फीड का करवा रहे होते हैं तो हमारा जो वेबसाइट का एक्सप्रेशन है, हमारे ब्लॉग्स एक्सप्रेशन है, तो वो कितनी ब्लॉग्स के थ्रू उस पर एक्सप्रेशन पड़े, तो उसके लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट ऐड कर सकते हैं, कितनी रिसेंट पोस्ट हमारी शो हो। इसी तरह हमारे पास आ जाता है पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट करे या एक्सट्रैक्ट करे, वो बात की बात है, वो हम अभी नहीं कर रहा RSS फीड। इसी तरह मैंने आपको सर्च इंजन विजिबिलिटी का बताया था कि अब अभी हम गूगल पर इंडेक्स नहीं करवाएंगे अपनी वेबसाइट को, इसलिए हमने क्या किया, इसे चेक लगा दिया। इसी तरह डिस्कशन आ जाता है, जो भी कमेंट्स करता है उसकी सारी कमेंटिंग की जो सारी सेटिंग्स है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसी तरह मीडिया की जो सेटिंग है, मीडिया के अंदर जो हम इमेज अपलोड करते हैं, डिफ़ॉल्ट थंबनेल साइज़ क्या हो, मीडियम साइज़ क्या हो, लार्ज साइज़ क्या हो, हम यहाँ से देख लेते हैं। इसी तरह हमारी जो पेजेस बनाएंगे, हम अपने वेबसाइट में पेजेस बनाते हैं या पोस्ट बनाते हैं, उसकी जो परमालिंक्स होते हैं, परमालिंक्स मैं आपको समझा दूँ क्या होते हैं। हमारा URL जो होता है, URL के बाद जो हमारा परमालिंक क्रिएट होता है, जो भी ऊपर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखते हैं टेक इंडस्ट्री, ये हमारा क्या बन गया, एक तरह से परमालिंक बन गया। अगर मेरी पोस्ट का ये परमालिंक है तो इस तरह से बने, ये हमारे पास आ जाता है। इसी तरह उसकी पोस्ट की ID के थ्रू भी परमालिंक क्रिएट हो सकता है, डे एंड टाइम के थ्रू भी क्रिएट हो सकता है, मंथ एंड नेम के हिसाब से भी क्रिएट हो सकता है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, पोस्ट नेम के थ्रू कर देते हैं, ताकि मेरा जो पोस्ट का नाम है उसी का सेलेक्ट बनकर परमालिंक क्रिएट हो जाए। अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह कस्टम स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। कस्टम स्ट्रक्चर में है कि आप अपनी मर्ज़ी का परमालिंक क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से चेक लगा दें, जिस तरह भी आपको परमालिंक आपको अपना चाहिए उस तरह से आप यहाँ से कस्टम स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। इसी तरह हम आ जाते हैं हमारी लास्ट सेटिंग में, प्राइवेसी ये सिंपल। इस तरह हमारे पास प्राइवेसी चेंज जो प्राइवेसी पेज आ जाता है। अब हमने पेजेस के अंदर एक देखा था कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना हुआ था। इसी तरह यूज़ दिस पेज, हम यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज सेलेक्ट करवा सकते हैं कि हमें हर जगह प्राइवेसी पॉलिसी का URL या उसका सेलेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक जगह चेक लगा दी, हर जगह प्राइवेसी पॉलिसी पर जब हम क्लिक करेंगे तो यही पेज वहाँ रिडायरेक्ट कर देगा हमें। ये हमारे पास सिंपल इसका जो था ओवरव्यू था वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का। तो अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ कि हम वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम अपनी थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, अपने पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं, हमारे पास जो थीम्स आ रही हैं, अपीयरेंस में हम चले जाएंगे। अपीयरेंस के अंदर हम जाते हैं, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट थीम आ जाती है। 3 थीम्स आ रही हैं, 2022, 2021 एंड 2020। ये 3 थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हमें देता है। हमें इन थीम्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इतनी खास थीम्स नहीं है, ये ऐसा डमी थीम्स हमें दी हुई हैं। इस थीम को हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक अच्छी सी खूबसूरत सी थीम चाहिए कि जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट अच्छा लुक एंड फील दे। तो हम यहाँ चले जाते हैं ऐड न्यू थीम्स। ऐड न्यू थीम्स के पास जाकर जब आप इसके अंदर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर फ्री थीम्स यूज़ हो रही हैं, मल्टीपल थीम्स यूज़ हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी थीम्स आ जाती हैं। इन थीम्स को यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो थीम यूज़ करने जा रहा हूँ वो थीम है, उसका नाम है सैलिएंट थीम। सैलिएंट थीम हमारे पास पेड थीम है। पेड थीम हम यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम देखेंगे कि एक वेबसाइट बनाना या क्रिएट करना कितना इजी है, और आप खुद घर बैठे इस वीडियो को देखने के बाद अपनी वेबसाइट खुद क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, अच्छा, इस वेबसाइट का अपलोड करने के भी, इंस्टॉल करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो जिस तरह हमने वर्डप्रेस मैनुअली इंस्टॉल किया था, इसी तरह थीम को भी हम मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं, मैनुअली अपने फोल्डर में ऐड करवा सकते हैं, और हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में रहते हुए भी ऐड करवा सकते हैं। मैं दोनों तरीक़ों से आपको बताऊंगा कि हम कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले तो हम मैनुअली ऐड करवा देते हैं कि हम मैनुअली अपने वर्डप्रेस के अंदर थीम्स कैसे ऐड करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो थीम्स के ऑप्शन में 3 थीम्स ही ऐड थी, लेकिन इन 3 थीम्स में से हमें कोई भी एक थीम यूज़ नहीं करनी, तो इसलिए हम सिंपल चले जाते हैं अपने थीम्स के ऑप्शन में, सैलिएंट थीम के ऑप्शन में चले जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सैलिएंट थीम तो यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये पेड थीम है, तो मैं इसे कैसे यूज़ करूँ। तो मैं अपने ड्राइव का लिंक आपको दे दूँगा, इस सैलिएंट थीम आपसे भी शेयर कर दूँगा कि आप भी ताकि इसे यूज़ कर सकें।
तो ये थीम आप मेरे ड्राइव के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो आप भी ये थीम यूज़ कर सकते हैं इजीली बिना पैसे खर्च किए। तो मैं क्या करूँगा, उन दोनों फोल्डर को यहाँ से कॉपी करूँगा क्योंकि ये मेरी थीम है। मैं चले जाऊँगा अपने वेबसाइट के फोल्डर में। ये मेरे पास आ गया स्टिकी कोड वेबसाइट का फोल्डर। देन मैंने यहाँ जाना है, सेकंड नंबर पे मेरे पास आ रहा है WP कंटेंट। WP कंटेंट के अंदर हम जाते हैं तो हमारे पास सारे फोल्डर्स आ जाते हैं, प्लगइन्स आ जाते हैं, थीम्स आ जाते हैं। अभी जो हमारा काम है वो है थीम्स। हमने थीम्स के अंदर जाना है। थीम्स के अंदर जैसे कि आपने देखा था कि 3 थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हमें दे रहा था, 2020, 2021 एंड 2022। हमें इन थीम्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन एक थीम रहने दें कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेबसाइट के हमारी थीम के अंदर कोई एरर भी आ जाता है तो या वो डीएक्टिव हो जाती है तो हमारी कोई ना कोई एक थीम एक्टिव हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर अपने जो हमने वहाँ से अपनी थीम की फोल्डर कॉपी किए थे यहाँ कर पेस्ट कर देना है। सिंपल हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक फोल्डर एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट हियर। ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इस फोल्डर को यहाँ से प्रेस करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी तरह हमने क्या करना है, सेलिएंट चाइल्ड की जो थीम है उसे भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देना है, एक्सट्रैक्ट हियर करके। ये अब आप देख सकते हैं दोनों फोल्डर हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ से इनको डिलीट कर देना है। अब हमने जाना है अपने वर्डप्रेस के पास, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाकर हमने क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करना। पेज रिफ्रेश करने के बाद आप ये देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 थीम्स मज़ीद ऐड हो चुकी होंगी, एक सेलिएंट थीम हो गई और एक सेलिएंट चाइल्ड हो गई। हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे एक्टिव करने को, सेलिएंट चाइल्ड थीम को एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, उसका रीज़न मैं आपको ये बता दूँ कि उसका रीज़न ये है कि सेलिएंट चाइल्ड थीम हम इसलिए एक्टिव करेंगे कि इससे ये होगा कि हमारे पास सेलिएंट चाइल्ड के अंदर फाइल्स कम फाइल्स यूज़ हो रही हैं, सिर्फ मेन फाइल्स यूज़ हो रही हैं। 2 फाइल्स यूज़ होती हैं, एक स्टाइल की और एक फंक्शन की, जो कि हमारे मेन थीम से लिंक होती हैं। इसलिए हमारे पास जो सेलिएंट थीम का रिस्पांस होता है चाइल्ड थीम का, वो फास्ट होती है, रिस्पॉन्स हमें जल्दी करती है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई बिगिनर अगर यूज़ कर रहा है थीम को, तो वो अगर इनकी फाइल्स के अंदर चला भी जाता है, कुछ चेंजेस कर भी देता है, तो हमारी वेबसाइट के अंदर, हमारी वेबसाइट की कोर फाइल्स के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी। हमारी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है और स्ट्रक्चर या फंक्शनैलिटी है वो बिगड़ेगी नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, सेलिएंट चाइल्ड थीम को यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम महफूज रह सकें। तो हमने क्या करना है, सेलिएंट चाइल्ड थीम को एक्टिव कर देना है। इसे एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, सेलिएंट चाइल्ड थीम जो थी हमारे पास एक्टिवेट हो चुकी है। अब ये हमें कह रहा है कि बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन। ये हमें प्लगइन कह रहा है कि ये रिक्वायर्ड प्लगइन है, आप इंस्टॉल कर लें इसे। हमने सिंपल चेक ऑल करना है, इंस्टॉल एंड देन अप्लाई कर देना। ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएं। ये सारे प्लगइन्स हमारे पास इंस्टॉल हो रहे हैं अभी। ये हमारे पास प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं, सारे प्लगइन्स सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। इसी तरह हम जाते हैं अपने प्लगइन्स के फोल्डर में। प्लगइन्स के फोल्डर के अंदर हम आ गए। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास सारे प्लगइन्स जो हमें रिक्वायर्ड थे वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अगेन चेक ऑल लगाना है और इसे एक्टिवेट कर देना है। सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आप देखेंगे साइड बार के अंदर जो हमारे पास
मेन्यूज आ रहे थे साइड बार, वो और ज़्यादा मज़ीद ऐड हो चुके हैं इनके अंदर। एक मेन ऑप्शन जो हमारे पास थीम का ऐड हुआ है वो सेलेंट का एक, जहाँ से हम अपनी पूरी थीम को मैनेज करेंगे, इसकी सेटिंग्स देखेंगे, वो सारा एक मेन्यू ऐड हो चुका है। तो हम यहाँ चले जाते हैं सेलेंट थीम के ऑप्शंस में। हम देखते हैं कि ये हमें कौन कौन से ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि हम अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकें और ईजीली लेकर चल सकें। तो हमारे पास सबसे पहले जनरल सेटिंग्स आ जाती है, जिसके अंदर हमारे पास वेबसाइट की थीम आ जाती है कि हमें कैसी थीम चलानी है, ओरिजिनल, एक्सटेंड या मटेरियल चलानी है। हम मटेरियल पर ही रहने देंगे, सिंपल। बटन स्टाइल्स हम डिफाइन कर सकते हैं कि पूरी वेबसाइट में कैसे बटन हमने यूज़ करने हैं। बटन की राउंडनेस हो गई, कॉलम जो हम यूज़ करेंगे आगे चल के, रो लेंगे, रो के अंदर हम कॉलम्स लेंगे, उन कॉलम्स की जो स्पेसिंग होनी चाहिए डिफ़ॉल्ट तो 15 px होती है, लेकिन हम मज़ीद भी उसे बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ओवरऑल बैकग्राउंड कलर हमारी बॉडी का क्या होना चाहिए, ओवरऑल फॉन्ट कलर, ये सारी जो सेटिंग्स है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। इसी तरह हमारे पास फंक्शनैलिटी आ जाती है, ये सारे ऑप्शन हम देख सकते हैं सेलेंट थीम हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह CSS, फॉर एग्जांपल हमें कोई एक्स्ट्रा CSS लिखनी है, अपनी वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ एडिट करनी है, चेंज करना चाह रहे हैं हम हटकर, तो हम यहाँ से उसकी CSS हम यहाँ लाकर पेस्ट करेंगे, यहाँ सेव करवाएंगे। इसी तरह परफॉर्मेंस में आ जाते हैं कि हमें परफॉर्मेंस कैसी चाहिए अपनी वेबसाइट की, वो सारी सेटिंग हम यहाँ से देख लेते हैं। इसी तरह एक्सेंट कलर में आ जाते हैं। एक्सेंट कलर में हमारे पास आ जाता है थीम के डिफ़ॉल्ट कलर यूज़ कि हम अगर एक जगह कलर दे देते हैं तो हमारी ये पूरी वेबसाइट पर पूरी थीम इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी। ये हम सारे कलर यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। बॉक्स लेआउट में आते हैं। बॉक्स लेआउट, ये हमें बॉक्स लेआउट दे देता है कि हमारी वेबसाइट एक बॉक्स के अंदर शो हो जाती है, साइड से स्पेसिंग आ जाती है कि हमें लगता है कि हमारी वेबसाइट पूरी एक बॉक्स के अंदर। तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। टाइपोग्राफी आ जाती है। टाइपोग्राफी में आपको समझ आ रहा होगा, टाइपोग्राफी पढ़ते ही समझ आ रहा होगा टाइपोग्राफी के अंदर कौन सी सेटिंग्स होंगी। इसके अंदर हम अपने पूरी वेबसाइट के फ़ॉन्ट हो गए, फ़ॉन्ट फैमिलीज हो गए, स्टाइल्स हो गए, उसको मैनेज करते हैं यहाँ से। अब हम ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपने जो हमारा फ़ॉन्ट है हम कहाँ से लोड करवाना है, लोड फ्रॉम गूगल, लोड फ्रॉम थीम से लोड करवाना है या गूगल से डायरेक्टली लोड करवाना है। हम कह देते हैं लोड फ्रॉम गूगल, सिंपल आ गए। इसी तरह लोगो का फ़ॉन्ट हो गया, नेविगेशन फ़ॉन्ट हो गया, सिंपल हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह जनरल HTML सेटिंग हो गई। हम डिफ़ॉल्ट बॉडी का जो फ़ॉन्ट है वो हम यहाँ से दे सकते हैं कि हमें बॉडी का डिफ़ॉल्ट कौन सा रखना है फ़ॉन्ट फैमिली। फॉर एग्जांपल पॉपिन हमने सेलेक्ट करवा दिया। इसी तरह हमारे पास आ जाता है उसका फ़ॉन्ट वेट क्या रखना है हमने, कि किस फ़ॉन्ट वेट किस स्टाइल का हमें वो देखे, हमने नॉर्मल रख दिया। इसी तरह फ़ॉन्ट सबसेट लैटिन या लैटिन एक्सटेंडेड, तो लैटिन हम रख देते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कहते हैं कि पूरी बॉडी में जो भी फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है या उसका स्टाइल यूज़ हो रहा है उसे कैपिटलाइज कर दें या अपर केस कर दें, लोअर केस कर दें, या आपकी चॉइस के ऊपर है आपको कैसा पसंद है। फ़ॉन्ट साइज हम दे सकते हैं, लाइन हाइट दे सकते हैं, लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं। इसी तरह हम हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 सबका कर सकते हैं, मतलब H1, H4, H5 का। इसी तरह हम आगे चलते हैं अपने नेटवर्क स्पेसिफिक सेटिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ से। रिस्पॉन्सिव सेटिंग भी हमें ये देता है। इसी तरह हेडर, जो हमारी वेबसाइट का हेडर होता है, ये हमारे पास हेडर कहलाता है। ये हमारी वेबसाइट का हेडर है, इसकी सेटिंग्स हम यहाँ से देखते हैं कि हेडर की सेटिंग हम यहाँ कर सकते हैं। लेआउट एंड कंटेंट, ये हमें हेडर लेआउट भी प्रोवाइड करता है कि हमें अपने हेडर का लेआउट कैसा रखना है। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट लेआउट हमारे पास शो हो रहे हैं, तो हम इनमें से जो भी लेआउट चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। इसी तरह हम आ जाते हैं सेकेंडरी हेडर। सेकेंडरी हेडर हमारे हेडर के ऊपर जो एक बार आ रही होती है या उसके ऊपर जो मेन्यूज आ रहे होते हैं, हेडर आ रहा होता है, उसे हम सेकेंडरी मेन्यू का नाम देते हैं। तो अगर हमें वो चाहिए होगा तो हम यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे, अदरवाइज इसे रहने देंगे। ट्रांसपेरेंट हेडर इफेक्ट आ गया। ट्रांसपेरेंट हेडर इफेक्ट अगर हमें चाहिए, एनिमेशन इफेक्ट आ गया कि हमारे जो मेन्यूज ऐड हैं उनकी एनिमेशन कैसी हो, उनका कलर चेंज हो गया, होवर पर या एनिमेटेड अंडरलाइन हो गया, तो हम यहाँ से सेटिंग देख सकते हैं।
इसी तरह हमारे पास ड्रॉप डाउन मेगा मेन्यू हो जाता है। अच्छा, मेगा मेन्यू हमें और दूसरी थीम्स में हमें क्या करना पड़ता है, मेगा मेन्यू के लिए हमें एक्स्ट्रा प्लगइन्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, लेकिन इस थीम के अंदर हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि इस थीम के अंदर बिल्ट इन मेगा मेन्यू का ऑप्शन ऐड है। हम डायरेक्टली मेगा मेन्यू यहाँ से ऐड कर सकते हैं या उसकी सेटिंग देख सकते हैं। इस तरह हेडर सर्च आ जाता है, हमारे पास हेडर सर्च का ऑप्शन आ जाता है, जो कि हमें आगे चल के देखेंगे हमें कैसे हेल्प करता है कि हम हेडर पर ही अपनी वेबसाइट का कंटेंट कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ऑफ कैनवस मेन्यू आ गया हमारे पास कि हम अपने, ये हमारे पास मेन्यू आ रहा है, इस पर क्लिक करने के पर हमारे पास एक और मेन्यू ओपन हो जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे। इसी तरह मोबाइल हेडर हमें कैसा चाहिए, सेंटर लेआउट चाहिए या फिर डिफ़ॉल्ट लेआउट चाहिए, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। कलर स्कीम देख सकते हैं कंप्लीट। इसी तरह ग्लोबल सेक्शन, फॉर एग्जांपल ग्लोबल सेक्शन, अगर मेरे बहुत सारे पेजेस हैं और मुझे एक सेक्शन हर पेज पर चाहिए, तो मैं उससे क्या करूँगा, एक ग्लोबल सेक्शन मैं बना दूँगा ताकि मैं उसे हर पेज पर यूज़ कर सकूँ, मुझे हर पेज के अंदर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये हो गया। इसी तरह हम फूटर में आ जाते हैं। फूटर के अंदर भी हमें लेआउट दिए हैं कि हमें कैसा लेआउट चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए या 1 कॉलम चाहिए। इसी तरह हम यहाँ से अपने कॉपीराइट का सेक्शन भी देख लेते हैं। कॉपीराइट का अगर हमें कंटेंट ऐड करवाना है, यहाँ से ऐड करवा देते हैं। फूटर बैकग्राउंड इमेज अगर हमें ऐड करवाना है, यहाँ से ऐड करवा देते हैं। ये फूटर की सेटिंग हमारे पास आ जाती है। इसी तरह पेज ट्रांजिशन, एनिमेटेड पेज ट्रांजिशन, अगर हमें पेज की ट्रांजिशन लगानी हो कि पेज किस तरह से हमारा एनिमेटेड होकर वो आए, वो हम देख सकते हैं यहाँ से। पेज हेडर आ गया। फॉर्म स्टाइलिंग हम देखेंगे। कॉल टू एक्शन हो गया, पोर्टफोलियोज हो गया, ब्लॉग्स हो गए। ब्लॉग्स का लेआउट हमें कैसा चाहिए वो हम यहाँ से देख सकते हैं। सेटिंग्स, डिफरेंट सेटिंग्स हैं, 1 बाय 1 अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि हमें कौन सा ज़्यादा सूटेबल लग रहा है अपनी चॉइस के हिसाब से, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके उसे चला सकते हैं। इसी तरह जनरल वर्डप्रेस पेजेस आ जाते हैं कि वर्डप्रेस के पेजेस जो हैं वो किस तरह से हमें देखें। मेजनरी ग्रिड मोड साइड पर, ये डिफरेंट लेआउट्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सोशल मीडिया आ जाता है। सोशल मीडिया हमारी वेबसाइट में जहाँ भी यूज़ हो रहा हो उनके लिंक्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंटर कर देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। इससे क्या होता है, वो इंटीग्रेट हो जाते हैं सोशल लिंक्स हमारी वेबसाइट पर जो भी लिंक्स यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह होम स्लाइडर आ जाता है। होम स्लाइडर की सेटिंग हम देख सकते हैं। इसी तरह डेमो इंपोर्टर आ जाता है। डेमो इंपोर्टर के इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेमो इंपोर्टर। डेमो इंपोर्टर में हम चले जाते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट डेमोस इस थीम के बने हुए हैं। अब इस थीम के बने हुए कोई भी टेम्पलेट हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम अपनी वेबसाइट का लेआउट हमने सिंपल बना दिया। अब हमें सिर्फ कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत रह जाएगी। अब इसमें से आप देख सकते हैं जो भी लेआउट आपको अच्छा लगे या जो भी आपको लेआउट समझ आ रहा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसका डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हमें जो डेमो इंपोर्ट करना है वो कॉर्पोरेट 2 डेमो है, वो इंपोर्ट करेंगे हम। हमने कोई भी डेमो इंपोर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है इंपोर्ट डेमो पर, या आप यहाँ पर भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये हमसे कह रहा है रिक्वायर्ड प्लगइन। ये सारे प्लगइन इसे रिक्वायर्ड है जो कि एक्टिवेटेड हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं जब हमने थीम इंस्टॉल की थी। डेमो कंटेंट टू इंपोर्ट, ये क्या क्या करेगा, डेमो कंटेंट सही है, हमें कंटेंट भी जो डेमो इंपोर्ट होगा उसका कंटेंट भी साथ में ऐड कर दे। थीम ऑप्शन सेटिंग, जो वो सेटिंग यूज़ हो रही है उस डेमो में वो भी यूज़ कर ले, विजिट्स जो यूज़ हो रहे हैं वो भी कर लें। अब हम इस कंफर्म कर देंगे डेमो इंपोर्ट को, तो हम देखेंगे कि हमारा जो है डेमो जो हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट में इंपोर्ट हो चुका होगा विद डेटा। हमारे पास डेमो इंपोर्ट हो चुका है। अभी हमसे कह रहा है कि चेंजेस यू मेड मे नॉट बी सेव। अभी हमें कह रहा है कि आप पेज रिलोड करें। अब हम यहाँ से रिलोड कर देख लेते हैं पेज को, हम देखते हैं कि हमारा डेमो इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। डेमो हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब हम अपने होम पेज पर जाते हैं। अपने होम पेज पर जाकर हम देख लेते हैं कि हमारा डेमो इंपोर्ट हुआ है नहीं। पेज रिफ्रेश करते हैं हम। पेज रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ, पेजेस ऐड हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं हमारा डेमो इंपोर्ट हो चुका है। एक कंप्लीट पेज वेबसाइट हमारे पास आ चुकी है।
इसी तरह हमने अब हम इसके पेजेस पे चले जाते हैं, इसके पेजेस देख लेते हैं पेजेस ऐड हुए हैं या नहीं। ये आप देख रहे हैं पेजेस ऐड हो चुके हैं हमारे पास। अब हम ये देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अब मेरे पास पेज तो बना हुआ आ गया। अब हमने करना है इसका कंटेंट चेंज, हमने अपने अकॉर्डिंग कंटेंट लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपली एडिट पेज में जाएंगे, पेजेस ओपन कर लेते हैं। ये हमारा आ रहा है कॉर्पोरेट टू लैंडिंग फ्रंट पेज, यही हमारा पेज है। इसे ओपन कर लेते हैं, एडिट, ये हमारे पास एडिट का ऑप्शन आ जाता है, इसे हम एडिट करेंगे यहाँ से। अभी हमारे पास लिखा हुआ है हैव यू नोटिस्ड। अब ये टेक्स्ट हमें चेंज करना है, तो हम चले जाते हैं, हम यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं अपने चैनल का नाम स्टिकी कोड, और हम इसे क्या करते हैं सेव कर देते हैं। अपडेट करना है, सेव करने के बाद हमने यहाँ आना है और इसे अपने पेज को रिफ्रेश करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास चेंज हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें हमारे पास क्या आ गया स्टिकी कोड। इसी तरह हम अपना मज़ीद जो कंटेंट है वो इसी तरह चेंज कर सकते हैं, बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लर्न मोर लिखा हुआ है, गेट स्टार्टेड कर सकते हैं हम इसे। हम चले जाते हैं अपनी बटन के पास, बटन पर हमारे पास आ रहा है लर्न मोर, तो हम क्या करेंगे गेट स्टार्टेड कर देते हैं इसे, और हम यहाँ इसका लिंक भी प्लेस कर सकते हैं कि हमें जहाँ पे इसे रिडायरेक्ट करवाना है। और हम हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि ओपन लिंक इन न्यू टैब, कि अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो वो उसी टैब पर ओपन ना हो, किसी न्यू टैब पर ओपन हो जाए, तो उसे हम ऑन कर देंगे, जिससे क्या होगा कि न्यू टैब पर हमारा जो रिडायरेक्शन है वो न्यू टैब पर हो जाएगी। हमें सेव करवाना है, देन अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद हमने अगेन अपनी वेबसाइट पर जाना है और इसे रिफ़्रेश करना है। हमारा पेज रिफ़्रेश हो चुका है, आप देख रहे हैं हमारे पास हमें दिख रहा है। इसी तरह हमने मज़ीद आगे जाना है। ये हमारे पास आ गए क्लाइंट्स के लोगो, या हमारे जो भी हम यहाँ पर इमेजेस यूज़ करना चाहें उस इमेज को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, ये हमारे पास आ गई। इसे हमने एडिट करना है। एडिट करने के बाद हमारे पास इमेज का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से हमने इसे क्रॉस करके रिमूव करना है, दैन ऐड इमेज करके यहाँ पर कोई भी इमेज आप ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपने कोई भी इमेज यहाँ से ऐड करके चेक करके सेट इमेज कर देनी है। फ़िलहाल हम इसे चेंज नहीं करेंगे, रहने देंगे। इसी तरह हर इमेज आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है। ये इस सेक्शन के अंदर हमें कोई एडिट करना हो तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसी तरह पूरे पेज की सेटिंग्स आप देख सकते हैं। अब ये इमेज हमारे पास आ रही है, फॉर एग्जांपल राइट पर ये इमेज आ रही है, इस इमेज को हम चेंज कर लें। इस इमेज को अगर हम चेंज करते हैं, कोई अच्छी सी इमेज देख लेते हैं, ये इमेज देख लेते हैं कि हम यूज़ कर लें इसे। देन हमने क्या करना है सेव चेंजेस। सेव चेंजेस करने के बाद हमने अगेन अपडेट करना है और अपना रिजल्ट देखना है कि क्या चेंजेस हमारे पास हुई है या नहीं हुई। ये देखिए हमारे पास इमेज चेंज हो चुकी है, आपने देखा कि इमेज चेंज हो गई। इसी तरह मज़ीद कंटेंट भी आप बहुत सिंपल तरीके से चेंज या एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने कोई सेक्शन ऐड करवाना है या अपना कोई नया पेज ऐड करवाना है। ये मेरे पास सारी रीसेंट ब्लॉग्स आ गए मेरे, जो भी मैंने अपनी रीसेंट राइटिंग ऐड की थी। अब मैं चले जाता हूँ अपने पोस्ट के टेबल में। पोस्ट में जाता हूँ, मेरे पास कितनी मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर ऐड हो गई जो डेमो हमने इंपोर्ट किया था। इसी तरह ये मेरे पास तो बहुत सारी पोस्ट ऐड हो चुकी हैं, अब मुझे कोई और पोस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल जाना है अपने इस ब्लॉग के सेक्शन में, रिसेंट राइटिंग के अंदर जो ब्लॉग का मेरा ये आ रहा है इसे एडिट करूँगा। इसे एडिट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जेनरिक लेआउट स्टाइल, मेरे पास बहुत सारे स्टाइल्स आ रहे हैं। अब इसमें से आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करके अपने क्या कर सकते हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं।
और यहाँ से कैटेगरी भी आप सिलेक्ट करवा सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के ब्लॉग्स आपने अपने होम पेज पर शो करवाना है। बहुत सारी कैटेगरीज आपने ऐड की होंगी, तो कोई भी यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करवा कर आप अपने होम पेज पर चेक कर सकते हैं। हमने अगेन आना है यहाँ पर पेज रिफ्रेश करना ताकि हम चेंजेस देख सकें कि जो हमने ब्लॉग का लेआउट चेंज किया है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लॉग का लेआउट चेंज हो चुका है। हमने सिंपल जो वहाँ से ब्लॉग ऐड किया था वो चेंज हो गया। अब मैं यहाँ इसके सिंगल पे चला जाता हूँ। सिंगल पेज पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका सिंगल पेज हमें कैसा दिखता है, इसका कंटेंट कैसा दिखता है, ये आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट भी ऐड हो चुका है। इस पोस्ट के अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं, इस कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं। वो साइड बार पर आपकी जो रिसेंट पोस्ट आ रही है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ये मेरी रिसेंट पोस्ट है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एक तरह से डमी सी फील आ रही है। मैं क्या करूँगा, इस पोस्ट को डिलीट कर दूँगा ताकि फ़िलहाल ये मुझे पोस्ट ना दिखे, मुझे सारी वैलिड पोस्ट ही दिखे जो मैंने ऐड की हुई है। ये आपने देखा वो पोस्ट रिमूव हो गई वहाँ से, सारी रिसेंट पोस्ट मुझे दिख रही है। इस तरह आप यहाँ से भी जा सकते हैं, इस पोस्ट किसी भी पोस्ट में यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं किसी पोस्ट में। मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मैं नेक्स्ट पोस्ट भी कर सकता हूँ। अब दोबारा से हम चले जाते हैं अपने होम पेज पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने पेज में लोगो कैसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा अबाउट अस का पेज है। अब मुझे करना है लोगो चेंज अपनी वेबसाइट का। मुझे आना पड़ेगा अपने साइलेंट पे। साइलेंट के जो हमारे मल्टीपल ऑप्शन थे, साइलेंट थीम यूज़ कर रहे हैं हम। साइलेंट थीम्स का जो डेमो था वो हमने इंपोर्ट किया, तो हमें साइलेंट थीम में रहते हुए इसकी लोगो की चेंजेस या जो भी हमने थीम के अंदर चेंजेस करनी है वो हम यहाँ से करेंगे। हम चले जाते हैं हेडर नेविगेशन में। हेडर नेविगेशन में हमारे पास सबसे ऊपर आ रहा है लोगो इन जनरल सेटिंग में। लोगो इन जनरल सेटिंग में ये एक लोगो आपको दिख रहा होगा, इसे हम रिमूव कर देंगे और हम अपना लोगो यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब हमारा लोगो कहाँ है, हम अपना लोगो देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया लोगो। ये लोगो हमने यहाँ से ड्रैग किया तो यहाँ ड्रॉप कर दिया, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है रेटिना लोगो अपलोडेड, यहाँ से भी हमने क्या करना है, अपना लोगो अपलोड कर देना है। तो हमारे लोगो की हाइट हम देख लेते हैं कि हमारे लोगो की हाइट क्या है। आप देख सकते हैं कि 88 बाई 88 है, तो हमने सिंपल यहाँ जाना है लोगो हाइट 88। अब ये नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है मोबाइल लोगो हाइट। मोबाइल में जब ये लोगो आए तो कितनी हाइट का दिखे, तो हम इसे कह देते हैं 80, थोड़ी कम कर देते हैं। अब हम जाते हैं सेव चेंजेस। अब हम अपनी वेबसाइट में जाकर देखते हैं कि हमारा लोगो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो अपडेट हो चुका है। इसी तरह अगर कोई मेन्यू हमने यहाँ पर ऐड करवाना है या हमें कोई मेन्यू डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हम दोबारा से यहाँ आते हैं, हम चले जाते हैं हमारे अपीयरेंस के अंदर मेन्यू का ऑप्शन आता है, मेन्यू का ऑप्शन, यहाँ मेन्यूज़ में चले जाते हैं। मेन्यूज़ में जाने के बाद ये जो हमें होम पेज पर मेन्यू शो हो रहे हैं वो शो हो गया, होम, अबाउट अस, न्यूज़ एंड। अगर हमें यहाँ से कोई मेन्यू डिलीट करना है या रिमूव करना है तो हम यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमें अपना यहाँ कोई और पेज कॉल करवाना है तो हम यहाँ से कॉल करवा सकते हैं। अब मुझे सिंपल एक पेज कॉल करवाना है, इन पेजेस में तो कोई पेज नहीं है, मैं एक पेज यहाँ पे कस्टम लिंक बना देता हूँ। एक पेज ऐड करवाना है जिसका नाम मैं रख देता हूँ कैटेगरीज। कैटेगरीज मैंने एक पेज ऐड करवा दिया। अब ये देखें ये पेज ऐड हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे क्या दिखनी चाहिए, अपने जो ब्लॉग्स की जो कैटेगरीज हैं सारी वो दिखनी चाहिए। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मेन्यू ऐड हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अपनी पोस्ट में जाना है। अब मुझे जो पोस्ट तो शो नहीं करवानी, हमने करवानी है कैटेगरीज। कैटेगरीज में जाना है, हमारे पास जो कैटेगरीज हमने इसमें ड्रॉप डाउन में शो करवानी है हमने उसे चेक लगाना है। देन क्या करना है, ऐड टू मेन्यू। ऐड टू मेन्यू करके हमने इसे 1 स्टेप आगे कर देना है। इससे क्या होगा, ये इसका पेरेंट हो जाएगा कैटेगरीज, इन सारी कैटेगरीज का पेरेंट हो जाएगा ताकि ये इस मेन्यू के सब कैटेगरीज हो गई। हमें सेव करना है। सेव करने के बाद हमें जाना है और अपना पेज रिफ्रेश करना है।
पेज रिफ्रेश करने पर हम देखेंगे कि हमारे पास कैटेगरीज ऐड हुई हैं या नहीं। क्या आप देख सकते हैं जो कैटेगरीज हमने ऐड करवाई थी वो ऐड हो चुकी हैं। हम डायरेक्ट अपने मेन्यू से किसी भी कैटेगरी में डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। इसी तरह हम मेन्यू ऐड करते हैं, सब मेन्यूज ऐड करते हैं और यहाँ से डिलीट भी करते हैं। इसी तरह मैं आपको विजिट का भी बता देता हूँ एक तरह से कि हम विजिट में चेंजेस किस तरह करते हैं। ये हमारे पास विजिट आ गया, इस तरह हम मेन्यूज़ में गए, अपीयरेंस में जाके, इसी तरह हमने अपीयरेंस में जाके विजिट में जाना है। विजिट में जाने के बाद हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रिसेंट पोस्ट। ये आप देख सकते हैं रिसेंट पोस्ट हमारे पास जितनी है। हमने जाना है फूटर 1 पर। इसे इन्होंने फूटर 1 का नाम दिया हुआ है, इसे फूटर 2 का नाम दिया हुआ है और इसे फूटर 3 का नाम दिया हुआ है। हमें यहाँ पर लगाना है अपना ब्रांड का लोगो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमने यहाँ जाना है और हमने यहाँ से ऐड करना है। यहाँ से हम और भी मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं कि हम क्या क्या ऐड करवा सकते हैं। यहाँ से मुझे सर्च करना है इमेज मेरे पास आ जाती है। इमेज ओपन करना है, यहाँ पर अपलोड करूँगा। सिंपल मैंने लोगो सेलेक्ट करवा देना है। सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ से अपना लोगो हमने अपलोड कर दिया। देन हम इसे यहाँ से छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, इसकी वेट एंड हाइट के साथ खेल भी सकते हैं। तो हमने सिंपल क्या देखा, यहाँ से हमने इजीली अपने लोगो, अब हमें क्या करना है, हमें अपने लोगो यहाँ तो नहीं चाहिए, हमने इसे यहाँ से पकड़ना है, ड्रैग करके ऊपर ले आना है। आप ये देख सकते हैं। इसे अपडेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास लोगो फूटर में ऐड हुआ है या नहीं हुआ। ये हमारे पास ऐड नहीं हुआ अभी तक। ये आप देख सकते हैं कि हमारे फूटर में हमारा लोगो आ चुका है जो कि हमने ऐड करवाया है अभी। उसी तरह हमने फूटर में लोगो भी ऐड करवा लिया। इसकी सेटिंग देख ली। विजिट हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर कैटेगरीज ऐड हो गई, रिसेंट पोस्ट आ गई। अगर हम इसे एडिट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने नेविगेशन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से हम चेंज करवा सकते हैं फूटर 2, फूटर 3। ये देख रहे हैं आप, फूटर 3 में कैटेगरीज आ रही हैं, फूटर 4 में रिसेंट पोस्ट हमारी आ रही है। ये भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैं चला जाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और आपको एक अपना पेज क्रिएट करना है कि मुझे एक और मज़ीद पेज चाहिए अपना डिज़ाइन किया हुआ कि मैं उसे खुद बना सकूं इजीली, तो वो भी मैं आपको बताता हूं कि आप अपना पेज, एक नया पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर कंटेंट कैसे चला सकते हैं। सिंपल हमारे पास एक हमने ऐड न्यू पेज किया, ऐड न्यू पेज आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट तो वर्डप्रेस अपना एडिटर यूज़ कर रहा होता है, तो हमें WP बेकरी पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं जो कि थीम का डिफ़ॉल्ट बिल्डर है, पेज बिल्डर। तो अब हमें एक काम कर लेते हैं। अब हम जब भी पेज रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पर जाकर एडिट विद WP बेकरी पेज बिल्डर करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं ताकि हम इस अजियत से बचें कि हमें बार बार इस पर क्लिक करके उस पर WP बेकरी पेज बिल्डर पर ना जाना पड़े। तो हम सिंपल ये करते हैं कि हम एक प्लगइन है क्लासिक एडिटर के नाम से, वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने जाना है इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पर हम लिखते हैं क्लासिक एडिटर। ये हमारे पास क्लासिक एडिटर आ गया है, इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन उसकी हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है एक्टिवेट। इस प्लगइन को हमने एक्टिवेट करना है ताकि हम इसे यूज़ कर सकें। अब हमने दोबारा जाना है अपने जो हम पेज ऐड न्यू पेज कर आए थे, हमने रिफ़्रेश करना है इस पेज को। अब आप देखेंगे हमारे पास उसका ऑप्शन नहीं आ रहा कि एडिट विद WP बेकरी। हमने सिंपल क्या करना है, अपने पेज का
हमारे पेज का नाम क्या है, हम एक पेज बना लेते हैं सिंपल सर्विसेज के नाम से, सर्विसेज। इसे बैकएंड एडिटर कर देंगे हम। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं सबसे नीचे, हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड टाइप। हमारे पास इसमें ये एक फ़ायदा मिल जाता है कि हमें बहुत से ऑप्शंस हमारे लिए इनेबल हो जाते हैं। फ़ायदा है कि हम देख सकते हैं कि हम इमेज बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, वीडियो बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, बैनर के, हमारा जो हेडर है, हेडर के बाद जो हमारा बैनर है उस पर। तो हम सिंपल क्या करते हैं, फ़िलहाल इमेज बैकग्राउंड रखते हैं। इमेज बैकग्राउंड के अंदर हम जाते हैं पेज हेडर इमेज, यहाँ से कोई ना कोई इमेज अपलोड कर देते हैं ताकि हमारे जो पेज है उसके हेडर पर कोई ना कोई इमेज आ जाए। तो हम देख लेते हैं, ये सिंपल इमेज हम यहाँ से अपलोड करते हैं। इमेज अपलोड करने के बाद हमें स्क्रॉल इफेक्ट्स पूछ रहा है, पैरेलैक्स हेडर, पैरेलैक्स अगर हम इफेक्ट देना चाहें तो दे सकते हैं। पेज हेडर हाइट, ये हाइट हमसे पूछ रहा है, हम हाइट देते हैं तो 500 हाइट होनी चाहिए। फुल हाइट स्क्रीन, नहीं हमें फुल हाइट नहीं चाहिए। पेज हेडर टाइटल, अब हमने यहाँ पर देना है जो कि हमें पेज का टाइटल दिखे। सर्विसेज के बाद हम अपने जो उसका सब टाइटल है वो हम क्या शो करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ लिख देंगे, आर कोर सर्विसेज। टेक्स्ट इफेक्ट किस तरह से आए, रोटेट होकर आए या सिंपल आए, हम चले दे देते हैं सिंपल सा इफेक्ट दे देते हैं, रोटेटिंग होकर आए। हेडर कंटेंट अलाइनमेंट कहाँ दिखानी है, राइट दिखानी है, सेंटर दिखानी है या फिर मिडल। इसी तरह वर्टिकल अलाइनमेंट हमारे पास आ जाती है, वो हमें किस तरह से दिखानी है, मिडल, टॉप, बॉटम। इसी तरह हमारे पास पेज हेडर बैकग्राउंड कलर आ जाता है। अगर हम कलर देना चाहें हम कलर भी यहाँ से दे सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर देना चाहें वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है, वो हमने दिया हुआ है वाइट। अगर हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें वाइट ही चाहिए। इसी तरह पेज हेडर ओवरले कलर, हम जो बैनर पर इनर पेज के जो बैनर पर इमेज लगाएंगे उसके इमेज के ऊपर अगर हमें कोई कलर की एक लेयर लगानी है, ओवरले देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हम ज़रा चेक कर लेते हैं हमारा पेज कैसा दिख रहा है। हमने इसे अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद हम यहाँ चले जाते हैं व्यू पेज में, एडिट, राइट क्लिक करके हमने क्या करना है, ओपन लेंगे न्यू टैब। अब हम देखते हैं कि हमारा पेज क्रिएट हुआ है तो हमें कैसा दिख रहा है। अब ये देख सकते हैं हमने राइट सेलेक्ट किया था तो हमें क्या हुआ, टाइटल और उसका सब टाइटल राइट पर दिख रहा है। अगर हम इसे सेंटर सेलेक्ट करते तो ये हमें सेंटर पर दिखता। यही हमारे पास सेम हेडर एंड फूटर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है हमारे एलिमेंट्स के पास कि अब हमें कैसा स्ट्रक्चर चाहिए। मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूँ कि हमें एक कैसा स्ट्रक्चर बनाना है। फॉर एग्जांपल मेरी सर्विसेज 3 सर्विसेज हैं कोई भी। अब मुझे 3 सर्विसेज को बनाना है और मुझे कोई डिज़ाइन चाहिए सिंपल। मैंने सिंपल ये किया, एक रो ले ली, ये मेरा फुल विड्थ रो है जहाँ जो कि इमेज यूज़ होगी यहाँ पर। और इस रो के अंदर मुझे 3 अपनी सर्विसेज बतानी है कि मेरी 3 सर्विसेज हैं, तो मैं सिंपल 3 कॉलम ले लेता हूँ। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड ये थर्ड कॉलम। ये थर्ड कॉलम इसी तरह का मैं डिज़ाइन बनाऊंगा। इस वाले सेक्शन पे हम यूज़ करेंगे इमेज और ये हमारी सर्विसेज हो गई नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो हम देखते हैं, इसे डेवलप करते हैं ज़रा कि कैसे बनाते हैं हम सेक्शन। सबसे पहले तो हमने लेनी है रो लेने के बाद ये हमारे पास आ रहा है एडिट दिस रो। इस रो की सेटिंग में हमने जाना है। रो की सेटिंग में जाने के बाद ये कंटेनर आ रहा है, हमने इसे कर देना फुल विड्थ बैकग्राउंड ताकि हमें पूरी स्क्रीन पर वर्टिकली स्क्रीन साइड से टच होते हुए फुल विड्थ बैकग्राउंड दिख जाए। फुल विड्थ बैकग्राउंड पर आते हैं, ये हमारे पास कॉलम मार्जिन हो गया। अगर हम मार्जिन देना चाहें कॉलम्स में, अभी फ़िलहाल हमें यहाँ नहीं देना। इस नीचे आ जाते हैं, पैडिंग की सेटिंग आ जाती है। पैडिंग का भी मैं आपको बताता हूँ कि जब ज़रूरत पड़ेगी हम पैडिंग देंगे। ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं, टेक्स्ट कलर क्या रखना है हमें,
ये सिंपल सारी सेटिंग्स आ जाती है। अगर हम इस सेक्शन को कोई क्लास देना चाह रहे हैं, आईडी देना चाह रहे हैं, या हम इस रो को डिसेबल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल मुझे ये रो ना दिखे, तो मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँगा। लेकिन हमें तो फ़िलहाल रो दिखानी है, तो हम डिसेबल नहीं करेंगे। हमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो हम चले जाते हैं हमारी बैकग्राउंड इमेज के पास। हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं हमने, लेकिन बैकग्राउंड इमेज यूज़ करनी है, तो हम एक अच्छी सी बैकग्राउंड इमेज देख लेते हैं। ये बैकग्राउंड इमेज हमारे पास आ गई, ये यूज़ कर लेते हैं हम। ये इमेज आ गई हमारे पास। अब बैकग्राउंड की पोजीशन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैंने कहा सेंटर हो जाए इमेज। जब बैकग्राउंड इमेज लोड हो तो कैसे लोड हो, तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। जस्ट एनिमेशन भी आप इसे कह सकते हैं। बैकग्राउंड रिपीट हो या ना हो, वीडियो बैकग्राउंड अगर आप देना चाहें, इसका देखें कितने सारे ऑप्शन ये हमें दे रहा है कि अगर हम वीडियो अपने बैकग्राउंड पे प्ले करना चाहें, कोई वीडियो अच्छी से आ रही हो, तो हम यहाँ से वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो URL, आप सिंपल जो भी यूट्यूब की वीडियो है जो आपको अच्छी लग रही है कि आप चाह रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड पे दिख जाए, उसका सिंपल आपने वहाँ से URL कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। और इसी तरह वेब की फाइल भी आप यहाँ पर अपने मीडिया में अपलोड करके उसका लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, मीडिया से आप लिंक कैसे कॉपी करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है मीडिया में, आपने ये इमेज ओपन करनी है और ये आप देख रहे हैं कि फाइल URL, ये कंप्लीट URL है। ये कंप्लीट URL कॉपी आपने यहाँ से करना है। जो भी आप वेब की फाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे उसका URL कॉपी करके आपने आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो क्या होगा, वो आपकी वीडियो आपके बैकग्राउंड पर प्ले हो जाएगी। अभी हमें वीडियो बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमने इसे ऑफ कर दिया। इसी तरह हम आते हैं अपने इसके पास। अब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है कलर ओवरले। कलर ओवरले का मकसद ये है कि अगर आपको अपनी इमेज बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा ओवरले देना है, बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क करना है, ताकि उसके ऊपर जो कंटेंट आ रहा है, जो सर्विसेज आपकी आएंगी, वो अच्छे से दिखे, हमें उसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए। तो हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपल इसे ऑन करना है, एनेबल ग्रेडियंट, और यहाँ से एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। मैं कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से आप ये कलर सेलेक्ट कर लें। ये आ गया हमारे पास मल्टीपल कलर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ओवरले स्ट्रेंथ। ओवरले स्ट्रेंथ के अंदर हमारे पास क्या है, ऑप्शन है 3-4 ऑप्शन है कि हम ओवरले को कितना डार्क रखना चाहते हैं, हमारा बैकग्राउंड कितना ट्रांसपेरेंट हो या ना हो, हमारे पास जो ओवरले ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सेटिंग्स कि आप कितना डार्क रखना चाहते हैं। मैं सिंपल इसे कर देता हूँ मीडियम पे, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये हमारे पास ग्रेडियंट की डायरेक्शन भी आ गई कि आप कैसे देना चाहते हैं, बॉटम टू टॉप देना चाहते हैं, लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप देना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर, आप जैसा भी देना चाहें। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास शेप डिवाइडर। ये सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज इन्हें ऑफ ही रखें। ये हमारे पास शेप डिवाइडर आ गया कि हमारे जो हम बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हैं उसका जो एज है वो किस तरह से दिखे। ये आप देख सकते हैं, कर्व आ गई, फैन आ गया, कर्व कैपेसिटी आ गई। ये कोई भी ऑप्शन अगर आप इसमें से सिलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। अब शेप डिवाइडर कलर आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई भी कलर देख लें आप यहाँ से कि आपको शेप डिवाइडर कलर कैसा चाहिए। तो अभी आप हमसे पूछ रहा है कि हमें पोजीशन क्या चाहिए, टॉप बॉटम या दोनों साइड से चाहिए। मैंने कहा बॉटम से ही चाहिए। ब्रिंग टू फ्रंट ये कह रहा है अगर मैं फ्रंट से दिखानी है तो फ्रंट से भी दिखा सकते हैं। अभी हम यहाँ पर हम शेप डिवाइडर की हाइट दे देते हैं। इसी तरह हमने अभी फ़िलहाल चलें ट्राई कर लेते हैं इसे सिलेक्ट करके। देन एनिमेशन आ जाती है हमारी पूरी रो की कि फेड इन होकर आए या जूम आउट हो जाए। ये सिंपल आप देख सकते हैं, यहाँ से एनिमेशन आ गई, मैंने फेड इन कर दिया। अब मैं इसे कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ ऐड इस प्लस के जो आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास आ गए, एलिमेंट्स आ गए। यहाँ से मैंने एक और रो लेनी है जिसे हम कहेंगे इनर रो। रो के अंदर एक रो ली इनर रो, जिसके अंदर हम कॉलम डिफाइन कर देंगे या बॉक्सेस बता देंगे कि मुझे कितने बॉक्स चाहिए। इजी वर्ड्स में मैं आपको अगर बताऊँ, कॉलम, अगर ग्रिड का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो उससे सिंपल इसे बॉक्स कह लें। एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, तो आप 12 कॉलम्स को 3 बॉक्सेस में अगर डिवाइड करें तो वो 4-4 के कॉलम्स हो जाते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैंने 4-4 के 3 कॉलम्स ले लिए, मतलब एक रो कंप्लीट कर ली। इसी तरह आप 3 बॉक्स भी कह सकते हैं कि 3 बॉक्स ले लिए। ये बॉक्स आप देख रहे हैं। अब इस बॉक्स के अंदर मुझे चाहिए मेरा कंटेंट या मेरी सर्विसेज। मैं सिंपल जाता हूँ
यहाँ पर फैंसी बॉक्स आ रहा होगा, एक फैंसी बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ। फैंसी बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाता है ऑप्शन, स्टाइल्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो बॉटम कलर बार होवर इफेक्ट, ये मेरे पास बहुत सारे क्या हैं ऑप्शंस हैं, इसके स्टाइल्स हैं। ये आप ट्राई कर सकते हैं मल्टीपल, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर डिज़ाइन या उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। मैं सिंपल स्टाइल रखता हूँ। अच्छा, मुझे आइकन चाहिए या नहीं चाहिए? मैं कह रहा हूँ जी मुझे आइकन चाहिए। अब कैसा आइकन चाहिए? आप सिंपल कस्टम इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से कस्टम आइकन इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी इमेज नहीं है तो मैं क्या करूँगा, आइकन यूज़ करूँगा। सिंपल मैंने यहाँ से क्लिक किया और कोई भी आइकन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आइकन का साइज़ दे सकते हैं आप यहाँ से, इमेज साइज़ दे सकते हैं। अब बॉक्स का कंटेंट हम यहाँ से दे सकते हैं। मैं बॉक्स का कोई भी कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आइकन भी हमने पेस्ट कर दिया। अब आप इस पूरे जो बॉक्स हमने यूज़ किया हुआ है इसको लिंक भी करवा सकते हैं कि अगर आप लिंक करवाना चाहें किसी और पेज पर। मिनिमम हाइट दे सकते हैं इसकी, बॉक्स का कलर दे सकते हैं, कस्टम बॉक्स कलर दे सकते हैं। इसी तरह हमने क्या किया, इसे सेव करवा दिया। अब हम ज़रा चेक करते हैं कि हमारे पेज के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं। हमने वहाँ से अपडेट करने के बाद इसे, यह आपने देखा कि हमारे पास हमारा जो हमने न्यू पेज क्रिएट किया है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन ये थोड़ा सा चिपका सा लग रहा है, बैकग्राउंड बिल्कुल ही इसका इस बॉक्स के साथ चिपका हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने जाना है हमारी रो की सेटिंग में, एडिट रो में जाते हैं। एडिट रो में जाने के बाद यहाँ पर आ रहा होगा पैडिंग और मार्जिन। मैं आप इन दोनों में फ़र्क बता दूँ, मैं आपको पैडिंग और मार्जिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ कि पैडिंग जो होता है वो हमारा रो के अंदर का स्पेस होता है और मार्जिन जो होता है वो हमारी किसी भी चीज़ या रो को हम कंसिडर कर लेते हैं भी रो के बाहर का स्पेस होता है। पैडिंग अंदर का स्पेस और मार्जिन बाहर का स्पेस। तो हमने क्या करना है, अपने इस रो के अंदर स्पेस देना है। तो हमने सिंपल यहाँ पर कर दिया, फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल। यहाँ पर टॉप से भी 100 पिक्सल, बॉटम से भी 100 पिक्सल हम दे देते हैं। अगेन हमने यहाँ पर अपडेट करना है और यहाँ अगर हमने पेज रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या चेंज हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि हमारे इसके अंदर रो के अंदर ऊपर से भी 100 पिक्सल का स्पेस आ गया है, मीन्स की पैडिंग आ गई है, और बॉटम से भी पैडिंग आ गई है। और हमारा जो शेप था, जो हमने शेप डिवाइडर से सिलेक्ट किया था, वो भी एक खूबसूरत शेप बन गया है। इसी तरह हमने क्या करना है, इसके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। सिंपल मैंने जाना है यहाँ से एडिट करना है। एडिट करने के बाद बॉक्स कलर में यहाँ से दे देता हूँ बॉक्स कलर, या कस्टम बॉक्स कलर भी आप दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस यहाँ से दे सकते हैं। इमेज लोडिंग, लेजी लोड, ये एनिमेशन का काम करेगी। और इनेबल एनिमेशन हमारे पास किस तरह से है, फेडिंग होकर है। ये बहुत सी फ्लिप एंड हॉरिजॉन्टल या फ्लिप एंड वर्टिकल, चले हम कोई भी ट्राई कर लेते हैं। ये हमने सिंपल यहाँ पर सेव करवा दिया। अब हम दोबारा से अपने पेज में जाते हैं और चेक करते हैं कि इसकी लुक एंड फील चेंज हुई है या नहीं चेंज हुई। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले जैसा ही आ रहा है, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो हम दोबारा से क्या करते हैं, इसे अपडेट करते हैं और हार्ड रिफ्रेश कर देते हैं ज़रा पेज को। ये आप देख रहे हैं किस तरह से एनिमेट होते हुए आ रहा है हमारा पेज, फैंसी बॉक्स किस तरह से एनिमेट होते हुए आ रहा है। इसी तरह हम क्या करते हैं, मज़ीद 2 बॉक्स का जो कंटेंट है और मज़ीद ऐड करवा देते हैं। या तो आप सिंपली ये कर लें, फिर से जाएं अपना फैंसी बॉक्स, यहाँ से क्लिक कर ऐड करवा दें, या फिर आप ये करें कि यहाँ से क्लोन कर लें, इसे डुप्लीकेट कर लें और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दें। इसी तरह आपने क्या करना है, ड्रैग करके ड्रॉप करना है, कॉपी करके। ये तीनों पे हमारे पास फैंसी बॉक्सेस आ गए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से आप अपना कंटेंट और अपना आइकन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मैं सिंपल इसे सेव करवा के चेक करता हूँ कि हमने जो पेज क्रिएट किया है वो हमें कैसा दिख रहा है। आप देख लें कितना प्यारा लग रहा है ये पेज जो हमने भी क्रिएट किया है। इसी तरह आप भी अपना कोई ना कोई पेज क्रिएट कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए। या फिर आप एक और तरीका देख लें, हमने यहाँ से जाना है
सेलिएंट टेम्पलेट्स में जाना है। यहाँ पे बने बनाए सेक्शंस पड़े हुए हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इन सेक्शंस में से आपको जो सेक्शन समझ आए वो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनमें से एक सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मुझे अच्छा लग रहा हो। ये सेक्शन देख लेते हैं, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये ले लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास सेक्शन ऐड हो चुका है। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसमें अपना कंटेंट अपडेट करना है। आपने जस्ट इसे अपडेट किया। अपडेट करने के बाद आपने पेज रिफ्रेश करना है। पेज रिफ्रेश करके देखेंगे हमारे पास जो चेंजेस हमने किए हैं वो आई हैं या नहीं, जो सेक्शन हमने ऐड किया वो आया है या नहीं आया। ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास न्यू सेक्शन ऐड हो चुका है। आपको एलिमेंट्स में जाने की भी ज़रूरत नहीं, आपने सिंपल क्या किया, सेलिएंट के टेम्पलेट में से ही कोई ना कोई टेम्पलेट ऐड करवा लिया। इस तरह से हम आप इजीली सीख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। आप लोग एक दफ़ा तो इसे ज़रूर ट्राई करें खुद से बनाने की। और अगर आप लोगों को कहीं भी कोई मसला आ रहा हो या आप लोग कहीं फंस जाएँ तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये तो थी हमारी सेलिएंट थीम जिसके थ्रू हमने वेबसाइट डेवलप की। नेक्स्ट अब आप मुझे बताएंगे कि मैं कौन सी थीम के ऊपर वेबसाइट डेवलप करूं या उसके ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लेकर आऊं और आप लोगों को सिखाऊं कि कैसे किसी भी थीम को यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और मेरा जो इरादा है वो इरादा है कि एक कस्टम थीम भी आप लोगों के लिए डेवलप करना, कि एक कस्टम थीम जो कि बिल्कुल स्क्रैच से हम बिल्कुल स्टार्ट से बनाएंगे बिल्कुल थीम। और हम ये भी देखेंगे कि हम एक थीम बनाते हुए कौन कौन सी फाइल्स यूज़ करते हैं और हम कैसे उसको लेकर चलते हैं और हम अपनी एक थीम कैसे क्रिएट करते हैं या हम प्लगइन्स कैसे ऐड करवाते हैं। और मज़ीद इसके साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कस्टम पोस्ट टाइप कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों करते हैं। आपने कस्टम पोस्ट टाइप का नाम तो सुना होगा, लेकिन हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और उसे अपनी फाइल्स के अंदर function.php के अंदर या किसी भी फाइल के अंदर हम कैसे उसे कॉल करवाते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप मुझे बताएं कि आपके लिए मैं इसके ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँ इसके, कि आप ये सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपके लिए वो वीडियोज़ इंशाल्लाह उस पर ज़रूर बनाऊंगा। मेरे जिस दोस्त या बहन भाई ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी ये सीख सकें कि वो अपनी वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं सेलिएंट थीम के थ्रू ईजीली, जैसे कि हमने आज की। और कितने कम टाइम में अब पूरा हमने एक पेज अपनी पूरी वेबसाइट क्रिएट कर ली। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।